प्रभाकर के माता पिता भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जिनका पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखते हुए पूरे मनोयोग से उनकी सेवा किया था। माता पिता के आशीर्वाद से प्रभाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के पश्चात अपने खुद के व्यवसाय को अपने जीविका का माध्यम चुना है। एक ब्रांडेड कपड़े की एजेंसी उनके पास है जिसमें अच्छी खासी आमदनी उनको हो जाती है। प्रभाकर अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्यवश 5 वर्ष पूर्व उनके सिर से माता पिता का साया हट गया था, लेकिन वो आज भी जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो, धार्मिक आयोजन अथवा कोई पारिवारिक आयोजन हो, वो श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के बड़े चित्र के सामने खड़े होकर उनकी वंदना करने के पश्चात उनसे आज्ञा लेते हैं। प्रभाकर की पत्नी सोनिया भी एक सुशील और कोमल स्वभाव की अच्छी संस्कारी महिला है जो कदम कदम पर अपने पति का पूरा सहयोग करती है। माता पिता के इस संसार को छोड़कर चले जाने के बाद प्रभाकर बहुत दुखी हुए थे। वो अपने माता पिता के जन्मदिन पर उनको सम्मान के साथ याद करने के आयोजन से शहर में स्थित एक मशहूर वृद्धाश्रम में जाकर वहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को उनकी आवश्यकता अनुसार गिफ्ट देकर फल और मिठाइयाँ बांटते हैं। उनके साथ हंसी मजाक करते हुए अपना कुछ समय व्यतीत कर उन वृद्ध जनों को कुछ पलों की खुशियाँ प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से प्रभाकर को ऐसा आभास होता है कि जैसे वो अपने माता पिता के बीच में बैठकर उनसे हंसी मजाक कर रहे हो, जिससे उनको बहुत ही आत्म संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार वो वर्ष में 2 बार वृद्धाश्रम में अपने माता पिता के जन्मदिन के अवसर पर बिना किसी नागा के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अवश्य जाते हैं। वृद्धाश्रम में महिलाओं और पुरुषों के लिए रहने का उचित प्रबंध किया गया है। उस वृद्धाश्रम में लगभग 25 पुरुष और 15 महिलाएं रहती है। आज प्रभाकर के माँ का जन्मदिन है, इसलिए प्रभाकर ने एक दिन पहले ही वृद्धाश्रम की सभी महिलाओं के लिए साड़ी और प्रसादन के सामान के साथ ही साथ फल और मिठाइयों की व्यवस्था कर लिया है। सायंकाल के समय वृद्धाश्रम में महिलाओं के बीच अपने माँ का जन्मदिन मनाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी सोनिया से पूछा कि तुम्हें याद है पिछली बार 15 महिलाएं ही थी ना? सोनिया बोली, हाँ प्रभाकर, 15 ही थी, लेकिन उसमें से एक कमी ही समझ लो, क्योंकि विगत 2-3 सालों से मैंने ये देखा है कि जब हम लोग महिलाओं से मिलने जाते हैं, उसमें से एक वृद्ध माता जी हम लोगों के आते ही अपने कमरे में चली जाती है। वो कभी हम लोगों के साथ बैठती नहीं है। उन्होंने अपनी कोई छोटी मोटी फरमाइश कभी भी हम लोगों से नहीं किया था। ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। देखने में वो किसी सहभ्रांत परिवार की लगती है। उम्र में लगभग 80 वर्ष की हो गई होगी। चेहरे पर मांसपेशियां सिकुड़ गई है, लेकिन उनके गोरे चेहरे का तेज ये एहसास दिलाता है कि वो किसी अच्छे परिवार की महिला है। पता नहीं क्यों वो हम लोगों का बहिष्कार करती है। उनके मन में क्या दर्द छिपा है ये वही जान सकती है। आपने उनकी तरफ शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसका 2-3 बार एहसास किया है। इस बार चलिए मैं आपको उन्हें दिखाऊंगी। उनको देखकर मुझे बहुत दया आती है। बेचारी पता नहीं कौन सा दर्द मन में दबाए हुए है। सायंकाल प्रभाकर अपनी पत्नी सोनिया और बच्चों के साथ गिफ्ट और मिठाई तथा फल लेकर खुशी खुशी वृद्धाश्रम में निवास कर रहे वृद्ध महिलाओं से मिलने पहुंच गए। प्रभाकर और सोनिया वृद्धाश्रम में निवास कर रहे सभी महिलाओं और पुरुषों से कोई अनजान नहीं थे। उनके पहुंचते ही सारी महिलाएं प्रफुल्लित होकर प्रभाकर और सोनिया के पास इकट्ठा हो गई थी। कुछ महिलाएं बच्चों को स्नेह के साथ प्यार करने लगी, लेकिन उन्हीं महिलाओं में से एक महिला उठकर अपने कमरे में चली गई। सोनिया ने प्रभाकर को इशारा करके दिखाया कि ये वही माता जी है। हम लोगों के आने पर कमरे में चली जाती है। प्रभाकर ने वहां उपस्थित अन्य महिलाओं से इसका कारण जानना चाहा। उन महिलाओं ने प्रभाकर को बताया, इनका नाम दमयंती है, बहुत सीधी महिला है। अपनी औलादों से उपेक्षित तो हम लोग भी हुए हैं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए जब भी कोई पति पत्नी हम लोगों से मिलने आता है, अक्सर वो अपने कमरे में चली जाती है। आपस में जब हम लोग बैठे होते हैं तब भी ये चुपचाप रहती है, किसी से अधिक बातचीत नहीं करती है।
केवल एक व्यक्ति को अपना पुत्र कहकर संबोधित करती है, जिसका नाम श्याम किशोर है। वह हफ्ते में एक बार दमयंती से मिलने आता है और इनके जरूरत का सारा सामान दे जाता है। अपने मन की इच्छाएं दमयंती केवल श्याम किशोर से ही कहती है, उसी से मिलती है। आज रविवार है, संभवतः श्याम किशोर इनसे मिलने आने ही वाला होगा। हो सकता है कि आप लोगों से भी उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि उसके आने का यही समय है। प्रभाकर और सोनिया ने सभी महिलाओं को गिफ्ट बांटा और फल एवं मिठाई वितरित किया। माहौल खुशनुमा हो गया। वृद्धाश्रम में कोई विशेष ख्वाहिशें नहीं रह जाती है। उनकी मुख्य तमन्ना केवल यही होती है कि कोई उनको अपनेपन से बात कर उनका सहारा बन सके। इसलिए कहा गया है कि बालक और वृद्ध एक समान होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता अपने संतान की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए जी जान लगा देते हैं। यही अपेक्षा माँ बाप की वृद्ध अवस्था में अपने संतान से होती है। हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। इसी बीच प्रभाकर ने सोनिया से कहा कि हम लोग यहाँ वृद्ध महिलाओं की नीरस जिंदगी में कुछ पल के लिए खुशियाँ देने के लिए आते हैं, लेकिन माताजी कमरे के अंदर चली गई। चलकर हम लोगों को उन्हें मनाकर बाहर लाना चाहिए। प्रभाकर और सोनिया कमरे के अंदर चले गए। दमयंती जी अपने बिस्तर पर दुखी मन से बैठी हुई थी। उन लोगों के कमरे में प्रवेश करते ही कुछ असहज होते हुए अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। प्रभाकर ने उनसे कहा कि माताजी आप बैठी रहिए, हम लोग तो यहाँ आप लोगों के जीवन में कुछ पल की खुशियाँ ही देने आते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे आते ही आप कमरे के अंदर चली आती हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, मैं उन बातों को जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग आपको लेने आए हैं। चलिए बाहर और देखिए, सभी लोगों के बीच में हंसी मजाक और प्रसन्नता का वातावरण है। आपका भी मन कुछ पल के लिए ही सही प्रसन्न हो जाएगा। इतना कहते ही दमयंती जी की आंखों से आंसू झलक आया। वो कुछ बोली नहीं, शांत खड़ी रही। इसी बीच में कमरे में किसी के अंदर आने की आहट सुनाई पड़ी। कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति श्याम किशोर थे। कमरे में पहुंचते ही श्याम किशोर ने दमयंती जी को मम्मी जी प्रणाम कहते हुए उनका चरण स्पर्श किया। दमयंती जी बोली, बेटा श्याम तुम आ गए, कैसे हो? मैं कल से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। श्याम किशोर बोले, मम्मी जी कल कुछ व्यस्तता ज्यादा थी, इस कारण से मैं नहीं आ पाया था। दमयंती जी बोली, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे आने से मुझे अपनेपन का एहसास होता है, इसलिए मैं तुम्हारी राह देखती रहती हूँ। दमयंती जी के चेहरे पर आई प्रसन्नता के भाव एवं उस व्यक्ति के द्वारा बड़ी आत्मीयता से मम्मी जी पुकारने पर प्रभाकर को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके समझ में आ गया था कि बाहर मौजूद वृद्ध महिलाओं के द्वारा जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया था, ये व्यक्ति वही श्याम किशोर ही लगते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आपका नाम श्याम किशोर है? श्याम किशोर बोले, जी हाँ। प्रभाकर बोले, श्याम किशोर जी, अभी आपने इनको मम्मी जी संबोधित करके चरण स्पर्श किया है। माता जी के प्रति प्रदर्शित आपका आदर भाव ये दर्शाता है कि आप अपने मम्मी जी के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव रखते हैं और आप इनसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप अपनी मम्मी को इस वृद्धाश्रम में रहने के लिए क्यों मजबूर कर दिया है। श्याम किशोर बोले, भाई साहब, वास्तव में ये मेरी सगी माँ तो नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए भगवान के बराबर है। इनके यहाँ रहने की मजबूरी एक दुख भरी कहानी है जो इनके जीवन में घटित हुई है। प्रभाकर बोला, श्याम किशोर जी, ये सुनकर मुझे बड़ा सुखद लगा कि माता जी आपकी सगी माँ नहीं है। इसके बावजूद आप इनकी इतनी इज्जत करते हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। ये आपके परोपकारी एवं उदार व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपके इस महान कार्य के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपके आने पर मैंने माता जी के चेहरे पर एक क्षणिक सुख की भावना का अनुभव किया है। मेरा नाम प्रभाकर है, ये मेरी पत्नी सोनिया है। अपने माता पिता के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ आकर यहाँ पर रहने वाले वृद्ध जनों के बीच रहकर इनकी निराशा को खुशियों में बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों को ये एहसास हुआ है कि हमारे आते ही माता जी दुखी भाव से अपने कमरे में चली आती है। ये हमको अच्छा नहीं लगता है।
इसे कहीं ना कहीं मेरी उस भावना को ठेस लगती है जिसको मन में लेकर हम लोग यहाँ आते हैं। हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब किसी वृद्ध महिला या पुरुष को दुखी देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनको भी कुछ पल के लिए खुशी दे सकूँ। यदि आप बुरा ना माने तो मुझे वो कारण बताने की कृपया करें जिसकी वजह से इनका अंतर्मन बहुत व्यथित रहता है। शायद इनके कष्ट निवारण के लिए हम लोग कुछ कर सके। श्याम किशोर बोले, भाई साहब, आप इतनी आत्मीयता से सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। दमयंती जी ने अपने होठों पर हाथ रखकर इशारे से श्याम किशोर को कुछ भी बताने से मना करने लगी, लेकिन उनके इशारे को देखने के बाद श्याम किशोर उनसे बोला कि मम्मी जी, आप उन कृत घनों के द्वारा दिए गए घाव को कब तक अपने मन में छिपाएंगी? भाई साहब बड़ी आत्मीयता से पूछ रहे हैं, इसलिए आज मैं इनको सारी सच्चाई बताऊंगा। श्याम किशोर बोले, भाई साहब, 15 दिसंबर 1982 की उस तारीख को मैं जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये वही दिन था जब पापा जी श्री राजेंद्र कुमार इस अनाथ बालक श्याम किशोर को आश्रय देते हुए पालनहार बन गए थे। पूज्य पापा जी के गांव संग्रामपुर में ही मैं एक गरीब माता पिता का इकलौता पुत्र था। उस समय मेरी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। 1 वर्ष पूर्व गांव में हैजा फैल गया था। उस महामारी में मैंने अपने माता पिता को किशोर अवस्था में ही खो दिया था। मैं अनाथ हो गया था। मेरा कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। उन्हीं दिनों पापा जी अपने गांव में आए हुए थे। पापा जी भारत सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। गांव के प्रधान जी राम लोटन जी ने मेरी मुलाकात पापा जी से करवाई थी। प्रधान जी ने पापा जी से अनुरोध किया था कि भैया, ये बालक राम का लड़का है। आपको पता ही है कि पिछले वर्ष गांव में हैजा फैल गया था। उसी में बालक राम और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं का ये लड़का अनाथ हो गया है। इस अनाथ बालक को आप अपने साथ ले जाइए। इसका कोई सहारा नहीं है। ये आपके घर का सारा कार्य करेगा। इस प्रकार इसको 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी। पापा जी उच्च पद पर होते हुए भी इंसानियत और करुणा की मूर्ति थे। वो मुझे अपने साथ ले आए थे। उनके घर में मैं एक घरेलू नौकर के रूप में आया था, लेकिन मम्मी जी और पापा जी ने मुझको कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं उनके घर में एक नौकर की हैसियत से रह रहा हूँ। मुझे सदैव यही एहसास दिलाया कि मैं उनके घर में एक पुत्र की भांति रह रहा हूँ। पापा जी और मम्मी जी सदैव बेटा श्याम कहकर ही मुझे पुकारते थे। एक अनाथ बालक को मम्मी जी ने माँ के समान वात्सल्य और एक विशाल एवं कोमल हृदय वाले पापा जी के रूप में मुझे एक रक्षक मिल गया था। पापा जी एक बड़े अधिकारी थे। सरकारी बंगले में रहते थे। बंगले के अंदर गार्ड, अर्दली और नौकरों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए मैं तो उस घर में एक ऐसी आरामदायक जिंदगी जीने लगा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा केवल यही काम था कि मैं छोटे भैया अनुपम की देखभाल करूं। अनुपम भैया उस समय 2 वर्ष के थे। मम्मी जी और पापा जी के इकलौते संतान थे। मम्मी जी और पापा जी बचपन से लेकर बड़े होने तक उनको अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पालन पोषण किया था। उनको कभी छींक भी आ जाती थी। पापा जी डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी परेशान हो जाती थी। जायज़ है या नाजायज़, उनकी हर जिद पूरी होती थी। बड़े लाड़ प्यार से मम्मी जी ने और पापा जी ने उनकी देखभाल की थी। पापा जी ने मुझको भी प्रोत्साहित किया कि बेटा श्याम, तो किसी तरह से इंटर पास कर ले, तब मैं तुम्हारी कहीं नौकरी लगवाने का प्रयास करूँगा। मम्मी जी मुझको घर पर पढ़ाती थी। पापा जी ने मेरा पास के स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। समय के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने इंटर पास कर लिया था। मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया था, इसलिए मुझको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया था। अनुपम भैया ने जब इंटर पास कर लिया था, पापा जी ने उनको आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका शहर में भेज दिया था। वहीं से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। उनकी शिक्षा पूरी होते ही उन्हें अमेरिका में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। जब तक अनुपम भैया पढ़ाई कर रहे थे तब तक वो भारत आया करते थे, लेकिन नौकरी लगने के बाद उनको जैसे भारत आने में कष्ट होने लगा था। उनके ना आने से मम्मी और पापा की बेचैनी और तड़प को मैं रोज़ देखता था।
वो नौकरी पाने के बाद कभी भारत लौटकर आए ही नहीं थे। अपने माता पिता को उन्होंने जैसे भुला दिया था। एक माँ जिसकी इकलौती संतान उसको उस समय भुला दे जब उस संतान की उस माँ को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसका एहसास मुझे मम्मी जी को अकेले में कभी कभी आंसू बहाते हुए देखकर होता था। पापा जी कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो भी इस दुख को अपने अंतर्मन में दबाए रखते थे। मम्मी जी और पापा जी को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा था कि जब उनको पता चला कि अनुपम भैया ने अमेरिका में एक NRI लड़की से शादी कर ली है। एक माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उनकी इकलौती संतान अपने माता पिता को बताए बगैर शादी कर ले। अनुपम भैया की शादी के लिए मम्मी जी और पापा जी ने बड़े सुंदर सपने सजाए थे, जिस पर अनुपम भैया ने कुठाराघात कर दिया था। इन लोगों ने उस दुख को भी बर्दाश्त तो कर लिया था। ये लोग अनुपम भैया से बार बार यही कहते थे कि तुम बहू को लेकर एक बार भारत चले आओ, कम से कम तुम्हारी शादी का एक समारोह बहू के साथ हम यहाँ कर लें। लेकिन अनुपम भैया ने इनकी एक भी ना सुनी। अनुपम भैया के इस व्यवहार से एक खुशहाल परिवार गहरे विषाद में रहने के लिए मजबूर हो गया था। इस बीच पापा जी नौकरी से रिटायर हो गए थे। पापा जी ने मुझसे जो वादा किया था वो उनको पूरी तरह से याद था। मैंने इंटर पास कर लिया था और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए पापा जी ने रिटायर के 2 माह पहले मेरी नौकरी अपने कार्यालय में ही ड्राइवर के पद पर लगवा दी थी। रिटायर होने के पहले ही उन्होंने एक सुंदर सा बंगला अपने रहने के लिए बनवा लिया था। रिटायर हो जाने के बाद पापा जी को मिलने वाली सभी सेवाएं बंद हो गई थी। ड्राइवर, अर्दली, गार्ड सब हटा लिए गए थे। पापा जी की कृपा से मुझे भी एक छोटा सा सरकारी आवास मिल गया था। इकलौते बेटे के बिना किसी सूचना के अमेरिका में शादी कर लेने से दुखी पापा जी ने मेरी शादी करवाने का मन बना लिया था। उन्होंने मेरी शादी बड़े धूमधाम से करा दी थी। एक माता पिता के द्वारा अपने पुत्र की शादी में जो भी रस्म रिवाज किया जाता है वो सभी इन लोगों ने अपने पुत्र के समान ही मेरी शादी में पूरा किया था। यदि मेरे माता पिता जीवित होते तो शायद वो भी मेरी शादी इतने सुंदर ढंग से ना करा पाते। जब तक पापा जी नौकरी में थे और सरकारी आवास में रह रहे थे, तब तक उसी बंगले के एक भाग में मैं भी परिवार समेत रहता था। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद वो अपने स्वयं के घर में शिफ्ट हो गए थे। एक दिन मम्मी जी की उपस्थिति में उन्होंने बड़े प्यार से मुझको अपने पास बुलाया था। वो मुझसे बोले कि बेटा श्याम, तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हारे रहने का एक मकान भी मिल गया है। तुम्हारे प्रति जो मेरी जिम्मेदारी बनती थी उससे अब मैं मुक्त हो गया हूँ। इसलिए बेटा, अब तुम हमारी तरफ से पूर्णतः आज़ाद हो। तुम अपने परिवार के साथ अपने सरकारी आवास में रह सकते हो। पापा जी के द्वारा कहे गए शब्द को सुनकर मैं अवाक रह गया था। मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा था कि कदाचित मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे दुखी होकर पापा जी मुझसे अपने घर से जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। पापा जी जब तक नौकरी में थे तब तक मुझे उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि घर में सरकारी आदमी लगे हुए थे। घर का सारा काम वही लोग करते थे। सरकारी ड्राइवर था जो गाड़ी चलाता था। लेकिन आज उन्होंने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया, वो भी उस समय जब अनुपम भैया के आचरण से मम्मी जी और वो अत्यंत दुखी रहते थे। अकस्मात मेरे अंतरात्मा से आवाज़ निकली कि शायद पापा जी अपने बेटे अनुपम भैया के व्यवहार से दुखी होकर मेरे बारे में भी तो वैसा ही नहीं सोच रहे हैं। वो शायद ये सोच रहे हैं कि मैं उनके एहसानों के तले दबे होने के कारण उनसे अलग होने की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। ये सोचकर मेरी आंखें नम हो गई थी। अपने हृदय में गहरी वेदना लिए हुए मैंने उनसे पूछा कि पापा जी, आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से आप मुझे अपने घर से जाने के लिए कह रहे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। किशोर अवस्था में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। आपने मुझे अपना सुरक्षा कवच दिया और मम्मी जी ने मुझे ममता की छाँव दी। मेरे तो माता पिता आप ही लोग हैं। भला कोई अपने माता पिता को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद यदि आपने मुझको सहारा ना दिया होता तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुंच गया हूँ
उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज मैं सम्मानजनक जीवन जीने के लायक आपकी कृपा की बदौलत ही हुआ हूँ। मैं आपके इस एहसान के बोझ को लेकर आपको ऐसे समय में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ जब आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि मैं आपको अकेला छोड़कर चला गया तो मेरी अंतरात्मा मुझको धिक्कारती रहेगी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अनुपम भैया और उनका परिवार यदि आपके साथ होता तब मैं एक बार आपकी बात पर विचार कर सकता था, लेकिन मैंने अनुपम भैया की याद में आप लोगों को आंसू बहाते हुए देख रहा हूँ। जब से मैं आप लोगों के संरक्षण में आया हूँ, मैंने सदैव अनुभव किया है कि आप लोगों ने मुझे अनुपम भैया के साथ अपने पुत्र के समान ही व्यवहार किया है। आपके द्वारा मुझे घर से जाने के लिए कहते समय आपके व मम्मी जी के चेहरे पर दर्द के भाव को मैं भली भांति देख रहा हूँ। इतना कहते हुए मेरी आंखों में आंसू झलक आए थे, जिसको देखकर पापा जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझसे बोले कि नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उन्मुक्त किया था। तुम्हें तो मैं अनुपम की तरह ही नहीं बल्कि उससे अधिक मानता हूँ। अनुपम तो अपने माता पिता को भूल गया है, लेकिन बेटा श्याम, तू तो मेरे साथ ही रह रहा है। तुम्हें आज भी मैं अपने पुत्र के समान ही मानता हूँ। मम्मी जी ने भी यही बात दोहराई। तब मैं पापा जी से और मम्मी जी से बोला कि यदि आप वास्तव में मुझे अपना पुत्र मानते हैं तो अब कभी भी अपने घर से जाने के लिए मत कहिएगा। अपने माता पिता की सेवा करने से मैं तो वंचित रह गया था, लेकिन आज आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। अभी तक आपके घर में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद मैं और मेरी पत्नी आपके अंतिम सांसों तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। मेरे आग्रह को सुनकर पापा जी मुझसे बोले कि ठीक है बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। आज के बाद मैं तुम्हें इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। कोई तुमको इस घर से नहीं निकालेगा। इस प्रकार मैंने अपने सरकारी मकान में ताला लगा दिया था। मैं सह परिवार पापा जी और मम्मी जी के साथ रहकर यही प्रयास कर रहा था कि मेरे रहते हुए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो पाई। समय का चक्कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन अनुपम भैया ने मम्मी और पापा की सुध नहीं ली थी। अनुपम भैया के ना आने का दुख मम्मी जी की आंखों में प्रकट हो जाता था, लेकिन पापा जी इस दुख को अंदर ही अंदर दबाकर झेलते रहे। परिणाम स्वरूप वो बीमार रहने लगे थे। वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। कई बार उनको हल्का हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ दिन अस्पताल में इलाज करने के पश्चात वो स्वस्थ होकर घर आ जाते थे। पापा जी की तबीयत खराब होने के बारे में मम्मी जी ने अनुपम भैया को कई बार फ़ोन करके अवगत करवाया था। वो जवाब देते थे कि मम्मी जी, अभी समय नहीं मिल रहा है, मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बताइए, मैं भेज दूँगा। अनुपम भैया की ये बातें दिल को दुखाने वाली थी। एक बार मम्मी जी ने कड़े शब्दों में अनुपम भैया से कह दिया था कि तू समझता है कि हम लोग मूर्ख हैं, तुम्हारी बहानेबाजी को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर अपनी माँ के प्रति तनिक भी श्रद्धा हो तो बेटा मुझको सही सही बताना कि आखिर तेरे यहाँ ना आने का क्या कारण है। तब अनुपम भैया ने मम्मी जी को बताया कि मम्मी जी, मैं आपसे और पापा जी से बहुत प्यार करता हूँ। आपसे ना मिल पाने पर मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं अपनी पत्नी मंजरी से भी बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं इंडिया आने की बात करता हूँ वो मुझे रोक देती है। उसके मन में शंका है कि कहीं मैं इंडिया में जाकर वहीं ना बस जाऊँ। वो एक NRI परिवार की बेटी है। उसका पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से अमेरिका में ही रह रहा है, इसलिए उसकी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं भी अमेरिका में ही पूर्ण रूप से बस जाऊं। एक दिन की बात है जब पापा की तबीयत खराब होने की सूचना मुझे मिली थी। मैं इंडिया आने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मंजरी ने फिर मुझको रोका। मैं रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हम दोनों के बीच में काफ़ी देर तक झगड़ा हुआ था। उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप इंडिया जाएंगे तो मैं आपसे डिवोर्स ले लूँगी। इसलिए मुझको मजबूर होकर अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा था। वो मेरे ऊपर दबाव डालती है कि आप अपने मम्मी पापा को भी यहीं पर ले आइए। इसलिए मम्मी, मैं मजबूर हूँ, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं किसी भी तरह से उसको मना लूँगा
और शीघ्र ही आप लोगों से मिलने आऊँगा। समय अपने वेग से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन अनुपम भैया वापस लौटकर नहीं आए थे। शायद वो पत्नी के दबाव में फैसला कर चुके थे कि अब वो इंडिया लौटकर नहीं आएंगे। पापा जी वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। पुत्र के आचरण से मिले दुख की चिंता ने उनको रोगी बनाने के साथ ही बहुत कमजोर बना दिया था। मैंने और मेरी पत्नी ने पूरी निष्ठा के साथ अपने माता पिता की भांति पापा जी और मम्मी जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी थी। पापा जी ने अपनी वसीयत में लिखवा दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी सारी चल और अंचल संपत्ति मम्मी जी के नाम कर दिया था। अपने बैंक के खाते से 20 लाख रुपए मुझे देने के बारे में वसीयत में वो लिख गए थे। उन्होंने मम्मी जी से ये भी कह रखा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी चिता को मेरा बेटा श्यामी अग्नि देगा। वैसे तो हमें उम्मीद नहीं है कि अनुपम लौट कर आएगा, लेकिन यदि वो वापस आ भी जाए तब भी उसको मेरी चिता में अग्नि देने से मना कर देना। जिस पुत्र को अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर उसकी अच्छी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई, वो इतना एहसान फरामोश निकलेगा, इसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दुश्मन के द्वारा शरीर पर दिए गए घाव कुछ दिनों में भर जाते हैं, लेकिन सब जनों के द्वारा दिए गए घाव सीधे हृदय पर लगता है। ऐसे घाव जीवन पर्यंत ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही वे घाव आसानी से ठीक होते हैं। अपने पुत्र के द्वारा दिए गए ऐसे ही घाव ने पापा जी को अंदर से तोड़ दिया था। आज से 5 वर्ष पूर्व वो मनहूस दिन भी आ गया था जब पापा जी को भयंकर हार्ट अटैक हुआ था। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी जी के साथ पापा जी को जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए थे, लेकिन महाकाल ने कुछ और ही लिख दिया था। पापा जी जीवित अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए थे, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। इस प्रकार एक विशाल हृदय के परोपकारी व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहते हुए सदैव के लिए हम लोगों को अकेला छोड़कर चिर निद्रा में सो गया था। इतना कहते ही श्याम किशोर बालकों की भांति फपक फपक कर रोने लगा था। उस कमरे का दृश्य बहुत मार्मिक हो गया था। बिस्तर पर बैठी हुई दमयंती जी की आंखों में भी आंसू थम नहीं रहे थे। इस मार्मिक कहानी को सुनकर प्रभाकर और सोनिया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जीवन में खून के रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं और गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। प्रेम रूपी शक्कर इसमें मिठास डाल देते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार समाज में अनुपम और मंजरी जैसे कुछ लोग खून के पवित्र रिश्ते के ऊपर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की काली परछाई डालकर उसे कलंकित कर देते हैं। वही दूसरी तरफ खून का रिश्ता ना होते हुए भी सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से बने निश्चल प्रेम के रिश्ते खून के रिश्ते से भी मजबूत और स्थायी होते हैं। ऐसा ही रिश्ता श्याम किशोर और राजेंद्र कुमार जी एवं दमयंती जी के बीच में बना था। अन्यथा यदि श्याम किशोर का रिश्ता निस्वार्थ भाव से बना हुआ होता तो वे राजेंद्र कुमार जी के कहने पर अपने परिवार को लेकर सरकारी मकान में चला जाता, क्योंकि उसकी जिंदगी तो संवर गई थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसके मन में राजेंद्र कुमार जी और दमयंती जी के प्रति सच्चा प्रेम था। उसके मन में उन दोनों के लिए माता पिता की भांति एक पवित्र रिश्ते की नींव पड़ चुकी थी। वर्षों बाद भी वही प्रेम श्याम कुमार के द्वारा राजेंद्र जी की मृत्यु होने की कहानी बताते समय अश्रुधारा के रूप में उसकी आंखों से झलक रहा था। श्याम किशोर को संभालते हुए प्रभाकर उनको समझाने का प्रयास करने लगे। बिस्तर पर विलाप कर रही दमयंती जी को सोनिया ने बहुत ही आत्मीय भाव से समझाते हुए उनसे कहने लगी कि माँ जी, आपके साथ अपनों ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसका दंड तो उनको ईश्वर देगा, लेकिन सारी दुनिया खत्म नहीं हो गई है। श्याम किशोर जी जैसा एक पुत्र आपके साथ है और आज हम और प्रभाकर आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग भी आपके जीवन में पुत्र और पुत्र वधू की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज से आप प्रभाकर को भी अपना पुत्र समझ लीजिए और मुझे अपनी पुत्र वधू। थोड़ी देर तक माहौल बिल्कुल शांत रहा। तत्पश्चात प्रभाकर ने श्याम किशोर से कहा कि भाई साहब, अभी तक आपने जो बातें बताई है वो मन को झकझोर देने वाली है। कैसे कोई पुत्र अपने माता पिता को
एक पत्नी के कहने पर भुला सकता है, लेकिन आपने जो कार्य किया वो बहुत ही अनुकरणीय है, लोगों को नसीहत देने वाला है। पापा जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? श्याम किशोर बोले, भाई साहब, उसके बाद की कहानी तो और भी दर्दनाक और घृणा पैदा करने वाली है। स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन वो कितने निचले स्तर तक गिर जाता है, इसका नमूना अनुपम भैया और मंजरी भाभी ने उस दिन प्रस्तुत किया था। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर मम्मी जी के ऊपर जैसे गाज गिर गया हो। आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जिस माँ का इकलौता पुत्र माता पिता को छोड़कर चला गया हो और उसी दौरान उसका पति सदा सदा के लिए उसे छोड़कर चला गया हो, तो उस माँ और एक पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका आकलन करना असहज है। मम्मी जी ने किसी तरह अनुपम भैया को फोन मिलाकर रोते बिलखते हुए इस घटना की जानकारी दी थी। अनुपम भैया भी फोन पर ही रोने लगे और उन्होंने कहा कि मम्मी जी, मैं जितना शीघ्र हो सकता है इंडिया पहुंच रहा हूं। अनुपम भैया के आने का कोई समय निश्चित नहीं था। संभवतः पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी होनी थी, इसलिए दूसरे दिन दोपहर तक का इंतजार किया गया। तत्पश्चात जब अनुपम भैया नहीं आए, तब मेरे द्वारा पिताजी को मुख्य अग्नि देकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया था। वो पंच तत्व में विलीन हो गए थे। मम्मी जी गुमसुम और बिल्कुल शांत हो गई थी। मेरी पत्नी और मैं मम्मी जी को यही समझाते रहे कि ईश्वर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता है। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग तो आपके साथ चट्टान की भांति सदैव खड़े रहेंगे। पापा जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, इसलिए भारत सरकार के अनेक अधिकारियों ने आकर मम्मी जी से मिलकर पापा जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए उनके उदार व्यक्तित्व की प्रशंसा किया। पापा जी ने सदैव सिर ऊंचा करके सम्मानजनक जीवन को जिया था, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उनके क्रियाक्रम को भी बड़े धूमधाम से किया जाए। पिताजी की मृत्यु के 3 दिन बाद अनुपम भैया अपनी पत्नी मंजरी भाभी के साथ इंडिया आए थे। अनुपम भैया के 2 पुत्र भी हो गए थे, लेकिन वो लोग उन बच्चों को भी नहीं लाए थे। जब वो मम्मी जी के पास पहुंचे, तब वो अपने को रोक नहीं सकी और उनको देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी थी। मंजरी भाभी के भी आंखों में आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो संवेदनशील आंसू नहीं थे, केवल क्षणिक दिखावा मात्र था। एक माँ अपने पति को खो देने के बाद अपने इकलौते बेटे को पाकर मन की वेदना को प्रकट कर रही थी। थोड़ी देर बाद माहौल शांत बना हुआ था। मम्मी जी ने अनुपम भैया से पूछा कि बेटा, वर्षों बाद तुम इंडिया आए हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखने की तमन्ना में आंसू बहाते बहाते इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तुम अपने दोनों बच्चों को क्यों नहीं लाए? मेरी इच्छा थी कि कम से कम एक बार अपने पोतों को अपनी आंखों से तो देख लूं। तुम्हारे पापा तो चले गए, मेरा भी क्या ठिकाना कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मम्मी जी के इतना कहने पर अनुपम भैया बगल में झांकने लगे थे। वो मंजरी भाभी की तरफ देखते हुए बहानेबाजी करते हुए कहने लगे कि मम्मी जी, बच्चे आने को तैयार नहीं हुए थे। उनके हाव भाव से ये दिखाई दे रहा था कि वो जानबूझकर बच्चों को नहीं लाए थे। उनकी शारीरिक भाषा से ये स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर माँ के साथ बैठकर आंसू बहा लेने के बाद अनुपम भैया और मंजरी भाभी ऐसा व्यवहार करने लगे कि जैसे घर में सब कुछ सामान्य है। मंजरी भाभी से तो ऐसी उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो पराए घर की थी, लेकिन अनुपम भैया के चेहरे पर पिता की मृत्यु से होने वाले दुख का कोई भाव स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और घर में एक मेहमान की हैसियत से आए हुए हैं। पिताजी के क्रियाक्रम के बारे में ना तो उनकी कोई रुचि थी और ना ही उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि पापा जी का क्रियाक्रम का कार्यक्रम कैसे होगा। पापा जी हमारे लिए एक पिता से भी बढ़कर भगवान स्वरूप थे, इसलिए मैंने उनके कार्यक्रम में पूरी रुचि के साथ तैयारी करवाई थी। पापा जी का क्रियाक्रम का कार्यक्रम बड़े ही सम्मानजनक ढंग से संपन्न हो गया था। गांव जवार से भी लोग आए हुए थे। अनुपम भैया के व्यवहार से वो लोग बहुत दुखी हुए थे। उनके मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि हे भगवान, किसी को अनुपम जैसी औलाद ना दे, इससे बेहतर वो निसंतान ही रहे। सारा समाज अनुपम भैया पर थू थू कर रहा था।
पिताजी का क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद मम्मी जी अपने सारे गहने अपनी पुत्र वधू मंजरी भाभी को ये कहते हुए दे दिया था कि बेटी, बड़ी तमन्ना थी मैं अपने अनुपम की शादी में अपनी पुत्र वधू को ये सारे गहने दूंगी, लेकिन भगवान इंसान की हर इच्छा पूरी करे ये आवश्यक तो नहीं है। आज पहली बार तुम मिली हो इसलिए इसको रख लो। अनुपम भैया मम्मी जी से कहने लगे थे कि मम्मी जी, हमने और मंजरी ने यह प्लान किया है कि यहाँ की सारी जमीन जायदाद बेचकर आपको लेकर हम लोग अमेरिका में ही रहेंगे। मम्मी जी ने इसका विरोध करते हुए अनुपम भैया से कहने लगी कि बेटा, जहाँ तेरे पापा अंतिम दिनों में रहे हैं उस स्थान को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता है, इसलिए अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी जिंदगी तुम्हारे पापा के यादों के सहारे कट जाएगी। लेकिन वो लोग नहीं माने और एक षड्यंत्र के तहत माँ के ऊपर दबाव बनाने लगे कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद बेच डाले। माँ का दिल कितना कोमल और निष्कपट होता है ये मैंने उस दिन देखा। ना चाहते हुए भी मम्मी जी ने उन लोगों की जिद के आगे उनकी बातों को मान लिया था। वो अपना फैसला सुनाते हुए अनुपम भैया से बोली कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सारी जायदाद को बेच दो। वो भी उन लोगों के साथ मन मारकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गई थी। मुझको पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि मम्मी जी को अमेरिका ले जाने के नाम पर सारी जायदाद को बेचने के किसी षड्यंत्र की पटकथा मंजरी भाभी के द्वारा लिखी तो नहीं गई है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि क्या आप पापा जी के सुनहरे सपनों के इस बंगले को बेचकर उनकी यादों को मिटा नहीं देंगी। अभी पापा जी के स्वर्गवास हुए चंद दिन ही बीते हैं। आप लोग उनके सपने के बंगले को बेच देंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी। मेरी ये बातें मम्मी जी के हृदय में उतर गई थी, लेकिन वो बेचारी विवश थी। मम्मी जी ने उत्तर दिया कि बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन इस बात को अनुपम क्यों नहीं समझ पा रहा है। उनके इतने कहने पर अनुपम भैया को ऐसे लगने लगा है कि जैसे मैं उनके मार्ग में अवरोधक बन रहा हूँ। वो गुस्से से लाल हो गए थे। वो मुझसे बोले, तू कौन होता है मेरे परिवार के मामले में बोलने वाला? तू इस घर का नौकर है, तेरी औकात मुझे मालूम है। पापा जी ने सहारा ना दिया होता तो कहीं भीख मांगता हुआ रेलवे स्टेशन पर मिल जाता। अनुपम भैया के मुख से निकली विष के समान तीखी उनकी भाषा तीर की भांति मुझे इस प्रकार लगी कि जैसे वो मेरे कलेजे को छलनी कर गई हो। मैंने आज तक अनुपम भैया के मुंह से इतनी कड़वी बातें अपने बारे में कभी नहीं सुनी थी। उनकी बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वो मंजरी भाभी से मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। गुस्से से मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अनुपम भैया के अपने माता पिता के प्रति किए जा रहे दुराचरण से मैं भी बहुत दुखी था। मैं भी उनको कुछ खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन किस हैसियत से उनको समझाऊं। मैं विवश था, लेकिन आज अनुपम भैया ने मर्यादाओं की सारी सीमा पार करते हुए मुझे बोलने का वो अवसर दे दिया था जिसकी मुझे तलाश थी। मैं गुस्से में आग बबूला था। उसी क्रोध में आकर मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, कुसंगति में पड़कर व्यक्ति की सोच भी घटिया हो जाती है, वाणी में विष घुल जाता है और आचरण हैवानों जैसा हो जाता है। ये सारे दुर्गुण मैं आपके अंदर तब से देख रहा हूँ जब से आप आए हैं। अरे, आपके जैसे पुत्र से मेरे जैसा नौकर ही अच्छा होता है। क्या क्या सपने पापा जी और मम्मी जी ने आपको लेकर संजोए थे, लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए माता पिता के उन सभी सपनों को धूल में मिला दिया। आप तो निश्चल स्वभाव के सीधे साधे इंसान थे, लेकिन अब आप एक निर्दयी, पाषाण हृदय वाले कृतघ्न इंसान बन गए हैं। पापा जी की मृत्यु के कुछ दिन ही बीते हैं। मम्मी जी की उदासी और उनके दुख से आपको कुछ लेना देना नहीं है। रोते रोते मम्मी जी की आंखों के आंसू सूख गए हैं। पुत्र होने के नाते आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे दुख भरे क्षणों में मम्मी जी के पास कुछ समय व्यतीत कर उनको सांत्वना देते। लेकिन आप तो इतने खुदगर्ज निकले कि आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पापा जी की निशानी को नीलाम कर पैसा लेकर अमेरिका भागने की तैयारी में लगे हैं। मुझे याद है कि जब पापा जी को हार्ट अटैक पड़ा था तब किस प्रकार मम्मी जी रोते हुए अपने इकलौते पुत्र से पिता को देखने और उनके इलाज कराने के लिए अनुरोध कर रही थी, लेकिन आपने
पत्नी प्रेम में बहाना बनाते हुए पिता के प्यार और दुलार को भुला दिया। आपको ये कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई कि मम्मी मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, पैसे की आवश्यकता होगी तो बता दीजिएगा, मैं पैसे भेज दूंगा। कृतघ्नता और निर्लजता की सबसे बड़ी मिसाल और कहाँ देखने को मिलेगी। यदि पैसे से ही रिश्ते खरीदे जाते तो इंसानियत मर जाती। स्वार्थ में अंधे होकर आप तो सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन मुझे भली भांति याद है बचपन में आपको एक छींक भी आ जाती थी, पिताजी आपको दिखाने के लिए तत्काल डॉक्टर बुलाते थे। वो स्वयं बेचैन हो जाते थे। मम्मी जी ऐसे व्याकुल हो जाती थी जैसे आपको परेशानी होकर वो स्वयं बीमार हो गई हो। धिक्कार है आपके ऊपर की अपने उसी देवतुल्य पिता को हार्ट अटैक पड़ने पर स्वयं न आकर पैसे भेजने का फरमान सुनाकर आपने मम्मी जी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया था। आप तो इस बात की जानकारी होते हुए भी अनजान बन रहे थे कि पापा जी केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उनकी बीमारी का खर्चा सरकार उठाती है। ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि पापा जी को जितनी पेंशन मिलती थी शायद उतनी आपकी तनख्वाह भी नहीं होगी। आपके ही गम में पापा जी जैसे कोमल हृदय के दयालु और परोपकारी व्यक्ति का साया हम लोगों के ऊपर से उठ गया। मैं आपकी तरह कृतघ्न नहीं हूँ। पापा जी मेरी विपत्ति में पालनहार बनकर मुझे सहारा दिया था। उन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान ही समझा। वो जीवन पर्यंत मुझे श्याम बेटा कहकर ही पुकारा करते थे। यदि मुझे वो नौकर कहकर पुकारते मुझे कदापि बुरा ना लगता, क्योंकि वो मुझे नौकर की हैसियत से ही मेरे गांव संग्रामपुर से लाए थे। इसलिए मैं आजीवन उनको ईश्वर के समान ही पूजता रहूंगा। लेकिन आज आपके मुंह से नौकर शब्द सुनकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद ये सब आप अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। मेरे मुंह से धर्मपत्नी का नाम निकलते ही मंजरी भाभी आग बबूला होते हुए अनुपम भैया के ऊपर ऊंचे स्वर में बिगड़ने लगी। वो टूटी फूटी हिंदी में उनसे कहने लगी कि आपके घर में नौकरों की इतनी औकात बढ़ गई है कि वो मालिक के ऊपर छींटाकसी कर रहे हैं और आप बुज़दिलों की तरह ये सब सुन रहे हैं। मेरा नौकर अगर ऐसे बोलता तो मैं उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देती। मंजरी भाभी ने इतना बोलकर जैसे मेरे मन की मुराद पूरी कर दी थी। मैं जान रहा था कि अमेरिका जाने से पहले अनुपम भैया ऐसे नहीं थे। ये सारा पाठ इसी नारी मंजरी भाभी के द्वारा इनके रोम रोम में भरा गया है। मैंने तेज आवाज में मंजरी भाभी को डांटा, शट अप, तुम्हारी जैसी नारियां ही पूरे नारी समाज को कलंकित करती है। पापा जी के हार्ट अटैक आने की खबर जब मम्मी जी ने अनुपम भैया को दिया था और वो अपने पिता को देखने के लिए आने को तैयार हुए थे, तब आपने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक पुत्र को अपने पिता के विपत्ति क्षणों में मिलने से ये कहकर रोक दिया था कि यदि आप अपने पिता को देखने के लिए इंडिया जाएंगे तो मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी। इसको इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर उतरकर एक ब्लैकमेलिंग की संज्ञा दी जा सकती है। अनुपम भैया के ऊपर आपका मायाजाल का जादू चल गया था। यदि उनके स्थान पर मैं होता तो तलाक के पेपर तुरंत मंगवाकर अपना हस्ताक्षर कर आपके मुंह पर मार देता और अपने पापा जी को देखने के लिए चला आता, क्योंकि तलाक के बाद तुमसे अच्छी दूसरी पत्नी मिल सकती थी, लेकिन पापा जी की मृत्यु के बाद मेरे पापा जी वापस दोबारा नहीं मिल सकते थे। अनुपम भैया और मंजरी भाभी के द्वारा मम्मी जी और पापा जी को दिए गए दुख के कारण उनके अंतर्मन की पीड़ा का मुझे एहसास था। उनको दुखी देखकर मुझे अनुपम भैया और मंजरी भाभी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज उन लोगों ने मुझे बोलने का अवसर देकर मेरे अंदर का भड़ास निकालने का जैसे मौका दे दिया था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे द्वारा अनुपम भैया और मंजरी भाभी की निंदा कड़वे शब्दों में किए जाते समय मम्मी जी चुपचाप शांत भाव से ये सब देख रही थी। उन्होंने बीच में मुझे बिल्कुल टोका नहीं था, क्योंकि मैं एक कड़वा सच उन लोगों को सुना रहा था। मेरे द्वारा मंजरी भाभी को तीखे शब्द सुनाए जाने पर वो गुस्से से तिलमिला उठी थी। वो अपने नाक भौं सिकोड़ते हुए तेज कदमों से कमरे में चली गई थी। गुस्साई हुई मंजरी भाभी को कमरे में जाते देखकर अनुपम भैया डर गए थे। उनको लगने लगा था कि आज मंजरी भाभी का सारा गुस्सा उनके ऊपर उतरेगा। इसका कारण मैं था। वो हड़बड़ाकर दौड़े दौड़े मंजरी भाभी के कमरे में उनको मनाने के लिए पहुंच गए थे। मंजरी भाभी गुस्से में अनुपम भैया से तेज तेज आवाज में
आक्रोश भरे स्वर में कहने लगी कि मैं इसलिए इंडिया नहीं आना चाहती थी। आपके नौकर ने मेरी बेइज्जती कर दी। इस बदतमीज नौकर को अभी इसी वक्त बाहर का रास्ता दिखाइए, वरना मैं अगले फ्लाइट से अमेरिका चली जाऊंगी। मंजरी भाभी के द्वारा अनुपम भैया की चाबी भर दी गई थी, इसलिए मेरे पास आकर उनका अपना सारा भड़ास मेरे ऊपर उतारना बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्होंने वही किया था। बाहर निकलते ही वो मेरे ऊपर भड़क गए और मुझसे कहने लगे, बदतमीज, नालायक, नौकर होते हुए भी मालिक को नसीहत देता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। इसी समय मेरे घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा अपना चेहरा हम लोगों को कभी मत दिखाना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझको अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का नसीहत देने वाले अनुपम भैया ने ही आज पत्नी के इशारे पर मर्यादाओं की सारी सीमा पत्नी प्रेम में लांग डाली थी। मुझको उनके ऊपर क्रोध नहीं आया, बल्कि उनके ऊपर मुझे तरस आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस जीवन में आप मुझको कभी गाली भी देंगे। आपने होश भी नहीं संभाला था तब पापा जी मुझे इस घर में लाए थे। आपको बचपन में मैंने अपनी गोद में खिलाया है, गोद में लेकर घंटों तक टहलाया करता था। गोद से जैसे ही मैं आपको उतारता था, आप फिर से मेरी गोद में आने की जिद करने लगते थे। मम्मी जी भी जब आपको गोद में लेने का प्रयास करती थी, तब भी आप मेरी गोद नहीं छोड़ते थे। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे आपके बचपन का एक एक लम्हा पूरी तरह से याद है। आप कितनी बार मेरे ऊपर अपना मल मूत्र त्याग दिया करते थे, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। मैं मम्मी जी को भी नहीं बताता था। आपको वॉशरूम में ले जाकर उसको मैं धुल देता था। वो एक नौकर के नाते नहीं, बल्कि आपके प्रति मेरे आपार स्नेह के कारण होता था। आप जब तोतली आवाज में थोड़ा बहुत बोलने लगे थे, तब आप मुझे श्याम भैया के स्थान पर आम भैया कहकर पुकारते थे। मुझे हंसी छूट जाती थी और आपकी वही मीठी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आती थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि समय और कुसंगति के कारण आज वही आपका आम भैया एक बदतमीज नालायक नौकर बन गया है। जहाँ तक घर से जाने की बात आप कह रहे हैं, वो आप किस हैसियत से कह रहे हैं? ये आपका घर नहीं है, इसको पापा जी ने बनवाया था और ये उनका घर है। पापा जी की मृत्यु के बाद अब ये घर मम्मी जी का है। पापा जी ने मम्मी जी की उपस्थिति में मुझे वचन दिया था कि इस घर से जाने के लिए मुझे कोई नहीं कहेगा। मेरा इतना कहते ही अनुपम भैया तिलमिला गए और मम्मी जी की ओर मुखातिब होते हुए उनसे कहने लगे, मम्मी, इस आदमी को अभी आप तुरंत घर से जाने के लिए कह दीजिए। अनुपम भैया के इतना कहने पर मम्मी जी ने मेरा साथ दिया और अनुपम भैया से बोली कि बेटा अनुपम, आप व्यर्थ में वाद विवाद कर बात आगे मत बढ़ाइए। श्याम ठीक ही कह रहा है। तेरे पापा ने इसको वचन दिया था कि इस घर से जाने के लिए तुझसे कोई नहीं कहेगा। मम्मी जी के द्वारा ये बात कहते ही अनुपम भैया मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए उनसे भी उलझ गए और कहने लगे कि आप अपने बेटे का पक्ष ना लेकर इस नौकर का साथ दे रही हैं। गुस्से से आग बबूला होकर वो भी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तब मैंने पीछे से आवाज लगाकर उनको रोकते हुए बोला कि अनुपम भैया, मेरी आखिरी बात सुनते जाइए। वो पल भर के लिए रुक गए। तब मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, आपने मेरा इतना अपमान किया है, इसके बावजूद भी मेरे हृदय में आपके प्रति वही प्यार है जो कभी आपके बचपन में हुआ करता था। मैं तो कड़वे शब्दों में अपनी बात कहकर आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अफसोस है कि आपकी आत्मा स्वार्थ का चादर ओढ़कर सो गई है। मेरे द्वारा कहे गए कड़वे सच के लिए आपको जो कष्ट हुआ है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मेरी बातें सुनकर बिना कोई उत्तर दिए ही अनुपम भैया झुंझलाहट के साथ आक्रोश की मुद्रा में अपने कमरे में चले गए थे। मंजरी भाभी को तो अनुपम भैया को भड़काने का जैसे एक बहुत सुनहरा अवसर मिल गया था। वो जैसे ही कमरे में पहुंचे, मंजरी भाभी अनुपम भैया से तेज स्वर में कहने लगी कि मैंने इस घर में आपकी हैसियत अपने आंखों से देख लिया है। अपने मम्मी जी और पापा जी के प्यार की आप बहुत दुहाई दिया करते थे। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि आपकी वही मम्मी जी आपसे कितना प्यार करती है। उन्होंने तो अपने पुत्र और पुत्र वधू की बेइज्जती करने वाले नौकर का पक्ष लेते हुए उल्टे आपको ही नसीहत दे डाली। क्या इसी को प्यार कहते हैं?
अगर वो उस 2 कौड़ी के नौकर को धक्के मारकर घर से निकलवा देती तब मैं समझती कि वो तुमसे प्यार करती है। आपके मम्मी जी के हृदय में हम लोगों का स्थान उस नौकर से भी नीचे है। एक संस्कार विहीन पुत्र वधू किस प्रकार फलते फूलते परिवार को विनाश की तरफ धकेल देती है, इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। स्वार्थी और लालची लोगों के लिए रिश्ते नातों का कोई मायने नहीं होता है। मंजरी भाभी लाखों रुपए के गहने मम्मी जी से पहले ही पा चुकी है। पापा जी के रिटायरमेंट के बाद वर्षों पहले मिले फंड और ग्रेजुएटी आदि अन्य भुगतान जिसकी कीमत करोड़ों रुपए से भी ऊपर थी, इसकी भनक उनको लग गई थी। मकान की भी कीमत करोड़ों रुपए से ऊपर होगी ऐसा उनको आभास हो गया था। इसलिए वो इन सब रुपयों को समेटकर जितनी जल्दी हो सके अमेरिका वापस चले जाने का प्लान बना रही थी। पैसे और जमीन जायदाद का लालच उनको ना होती तो वो अब तक अनुपम भैया पर दबाव डालकर अमेरिका चली गई होती। लालच में वो रुक गई थी, लेकिन उसके मन में ये भी शंका थी कि कहीं अनुपम भैया माँ के प्रेम में उनके इस ख्वाब से उन्हें वंचित ना कर दे। इसलिए अनुपम भैया को माँ के विरुद्ध जितना अधिक भड़काया जा सके वो इसी प्रयास में लगी हुई थी। अनुपम भैया के कमरे में चले जाने के पश्चात मैंने हाथ जोड़कर विनती भाव से मम्मी जी से कहा कि मैंने आपके सामने अनुपम भैया और मंजरी भाभी के लिए कड़वे शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए मेरी इस धृष्टता के लिए नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि श्याम बेटा, तूने कौन सी नाजायज बात कह डाली है जिसके लिए तू माफी मांग रहा है। तूने तो कड़वा सच ही बोला है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अनुपम तेरी बातों से कुछ नसीहत लेने के बजाय वो उल्टा तेरा ही अपमान कर रहा था। किशोर बेटा, कल तू मेरे साथ बैंक चल। तेरे पिताजी ने अपनी वसीयत में 20 लाख रुपए तुझे देने के लिए लिखा है। मैं चाहती हूँ कि कल बैंक चलकर तेरे पापा के मृत्यु प्रमाण पत्र को दिखाकर उस खाते में जितने पैसे हैं उसको अपने खाते में ट्रांसफर करवा ले, क्योंकि तेरे पापा ने अपने खाते में नॉमिनी मुझको ही बनाया था। उन्हीं पैसों में से 20 लाख रुपए तेरे खाते में ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसकी भनक अनुपम और मंजरी को ना होने पाए। अगर उनको पता चल गया वो तेरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने नहीं देंगे, जिसके कारण तेरे पापा की आत्मा बहुत दुखी होगी। मैं उन लोगों से मंदिर जाने का बहाना बना लूंगी। श्याम किशोर बोला, ठीक है मम्मी जी, हमसे तो वो लोग बात भी नहीं करेंगे। आप एक काम अवश्य कर लीजिएगा। बैंक वाले पापा जी का डेथ सर्टिफिकेट, आपका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड मांग सकते हैं, इसलिए आप उनको पहले ही ढूंढ कर रख लेना। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि मुझे 20 लाख रुपए नहीं चाहिए। दमयंती जी बोली, क्यों बेटा? श्याम किशोर बोला, मम्मी जी, आपने मुझे माँ की ममता दी है। पापा जी ने मुझे अपने संरक्षण का छांव दिया था। मेरा भविष्य संवारने के लिए मेरी नौकरी लगवा दिया है, अन्यथा इस अनाथ श्याम किशोर का जीवन नरक बन जाता। अनुपम भैया सही कह रहे थे। यदि पापा जी की कृपा मेरे ऊपर ना होती तो मैं कहीं भीख मांगता हुआ मिल जाता। पापा जी की कृपा से आज मैं इज्जत से जीवन जीने लायक हो गया हूँ। इससे बड़ा अनमोल रतन दुनिया में दूजा नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। दमयंती जी बोली, किशोर बेटा, तेरे पापा जी ने अपनी वसीयत में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं अपने गांव संग्रामपुर से श्याम किशोर को घर में काम करने के लिए लाया था, लेकिन उस बच्चे ने अपने आचरण से हमारा दिल जीत लिया था। वो हमारे घर में एक पुत्र की भांति इज्जत पाता रहा है। मेरे हृदय में उसका स्थान मेरे पुत्र अनुपम से कम नहीं है, लेकिन पुत्र की आड़ में उसके हक को मारना पाप करने के समान है। जब वो मेरे साथ रहने लगा था उसको मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी गई थी, इसलिए उसको मेरे खाते से 20 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाएगा, जिस पर उसका हक बनता है। अब तू ही बता बेटा, क्या तू अपने पापा जी की इच्छा को नहीं पूरी करेगा? श्याम किशोर बोला, मम्मी जी, मैं पापा जी की हर इच्छा को पूरी करने के लिए प्राणों की बाजी भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि मंजरी भाभी अनुपम भैया को बरगला कर आपकी सारी संपत्ति हड़प करना चाहती है। हो सकता है ये मेरे मन की शंका हो, लेकिन यदि कहीं ऐसा हो गया तब आपका क्या होगा? जब से मैंने यहाँ मंजरी भाभी
और अनुपम भैया के आने के बाद उनके आचरण को देखा है, मुझको उन लोगों की नीयत में खोट दिखाई पड़ती है। इसलिए पापा जी की इच्छा इस शर्त के साथ पूरा करूंगा कि मेरे साथ बैंक में एक ज्वाइंट अकाउंट खोलकर 20 लाख रुपए उसमें डाल दिए जाए, ताकि वो पैसे बदनीयत से बच जाए और गाड़ी वक्त पर काम आए। दमयंती जी बोली, ठीक है बेटा, तू जैसा चाहता है वैसा ही कर ले। कल बैंक में चलकर एक संयुक्त खाता खुलवाकर उसमें तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करवा दूंगी। अनुपम भैया और मंजरी भाभी घंटों तक अपने कमरे में न जाने कौन सी गुप्त मंत्रणा करते रहे। थोड़ी देर बाद मम्मी जी अपने कमरे में चली गई थी और मैं भी चला गया था। दूसरे दिन अनुपम भैया और मंजरी भाभी के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया था। वो दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे एक दिन पूर्व हम लोगों के बीच में कोई तकरार ही नहीं हुआ था। वो लोग घर में मेरी उपस्थिति को भी नज़रअंदाज करते हुए सामान्य बनने का दिखावा कर रहे थे। मैं समझ गया था कि ये लोग जानते हैं कि मम्मी जी को नाराज करके वो ना तो ये मकान बेच पाएंगे और ना ही बैंक में पड़े हुए पापा जी के रुपए को हाथ लगा पाएंगे। पापा जी के क्रियाकर्म हो जाने के पश्चात अनुपम भैया और मंजरी भाभी को अमेरिका लौटने की जल्दी हो रही थी। वो लोग मकान बेचने के लिए शहर के प्रॉपर्टी डीलरों से मिलने लगे। घर को देखने के लिए प्रॉपर्टी डीलर रोज घर का मुआयना करने लगे थे। 1.5 करोड़ से भी ऊंची कीमत के ग्राहक इतनी जल्दी मिल पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से 1 सप्ताह के अंदर उनका मकान औने पौने दाम में बिक जाए। अनुपम भैया प्रॉपर्टी डीलरों पर जल्दी मकान बिकवाने का दबाव बनाने लगे थे, लेकिन जब सब जगह यही उत्तर मिलता कि अब कोई ग्राहक नहीं मिला है, उन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों में से एक चालाक व्यक्ति समझ गया था कि इनको जल्दी पड़ी हुई है, इसलिए इनकी मजबूरी का लाभ बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है। अनुपम भैया से उसने कहा कि भाई साहब, मकान मैं आपका 3 दिन में ही बिकवा सकता हूँ, लेकिन आपको इसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। अनुपम भैया को जल्दबाजी थी, इसलिए उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा कि मेरे मकान की कितनी कीमत मिल जाएगी। उसने मौके का लाभ उठाते हुए उस 1.5 करोड़ से ऊपर की कीमत के बंगले का दाम 80 लाख रुपए बता दिया। अनुपम भैया 80 लाख रुपए कीमत पर ही पापा जी के सपने को बेचने के लिए तैयार हो गए। अति प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने ये बात मंजरी भाभी को आकर बताई। इधर मंजरी भाभी घर के अंदर के सारे सामान ऑनलाइन सेल वाली कंपनियों को बेचने के लिए मैसेज डाल दिया। इस प्रकार पापा जी की मेहनत की कमाई से बनी हुई पूरी गृहस्थी का सौदा उन दोनों ने कर डाला। उनका उद्देश्य था कि 1 सप्ताह में सारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो लोग अमेरिका के लिए प्रस्थान कर जाएं। योजना के अनुसार दूसरे दिन मम्मी जी ने सुबह 10 बजे बैंक जाने के लिए मुझे गाड़ी चलाने के बहाने अपने साथ चलने के लिए बुला लिया था। मम्मी जी ने उन लोगों से बता दिया था कि मैं मंदिर दर्शन के लिए जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अभी तक तो अनुपम भैया को मकान बेचने की जल्दी थी, लेकिन जब एक शानदार बंगला आधी कीमत पर मिल रहा था तो इस अवसर को वो प्रॉपर्टी डीलर गंवाना नहीं चाहता था। अब वो जल्दी से जल्दी मकान खरीद लेना चाह रहा था। मम्मी जी जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रही थी, उस समय प्रॉपर्टी डीलर आ गया था। मम्मी जी के नाम का 80 लाख रुपए का चेक अनुपम भैया को देते हुए बोला कि कल मैडम कचहरी में चलकर मकान का बेनामा मेरे नाम कर देगी। मकान बेचने का सौदा हो गया है। ये बात अनुपम भैया ने मम्मी जी को नहीं बताई थी। मुझको भी इसकी तनिक भी भनक नहीं लग पाई थी। जब भेद खुल गया तब अनुपम भैया ने मम्मी जी को बताया कि मम्मी जी, हम लोग अगले हफ्ते अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए ये बंगला 80 लाख रुपए में मैंने बेच दिया है। इतना सुनते ही मम्मी जी के हृदय पर गहरा धक्का लगा था। वो गाड़ी में कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत भाव से गहरी सोच में पड़ गई थी। उनकी आंखों से आंसू झलक आए थे। थोड़ी देर बाद वो अनुपम भैया से बोली, बेटा अनुपम, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तूने अपने पिताजी के सपनों को कौड़ियों के दाम बेच डाला। अभी थोड़े दिन तुझे सब्र करना चाहिए था। खैर, नियति ने जो मेरे किस्मत में लिखा है उसको तो पूरा होना ही है। मुझको भी जब मालूम हुआ कि पापा जी की मेहनत की कमाई से बना उनका ये पवित्र मंदिर आधी कीमत पर बिक गया है तो हार्दिक कष्ट हुआ। मुझे वो दिन याद आ गया था
जब पापा जी ने मुझको बुलाकर बड़े प्रेम से कहा था कि बेटा श्याम, अनुपम तो इस समय अमेरिका में है, इसलिए तेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने जा रहा हूँ। मेरा रिटायरमेंट बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक सुंदर सा मकान अपने रहने के लिए बनवा लिया जाए। 3000 वर्ग फीट की मेरे पास ज़मीन पड़ी हुई है। अगले हफ्ते से उसमें निर्माण कार्य चालू होगा, जिसकी देख रेख का काम तुझको ही करना पड़ेगा। बीच बीच में मैं भी आकर देख जाया करूँगा। पूरे 1 वर्ष तक मैं सुबह 8 बजे कार्यस्थल पर चला जाता था और रात्रि में 9 बजे वापस लौटता था। दोपहर में मम्मी जी मेरे लिए टिफिन में खाना लेकर आती थी। इसी बहाने मम्मी जी मकान की किचन और पूजा घर में विशेष ध्यान दिया करती थी। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाने के लिए 2-3 बार किचन में तोड़फोड़ भी करवाई थी। मकान बनते समय मम्मी जी और पापा जी का उत्साह देखते ही बनता था। अपने सपने के उस मंदिर के किसी कोने में भी कोई कमी ना रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान देते थे। ईंटों की 4 दीवारी जोड़कर छत डाल दिया जाता है, तब वो मकान कहलाने लगता है। लेकिन उसी मकान में व्यक्ति की आकांक्षा और भावनाओं का पेंट लग जाता है, तब वो एक मंदिर की भांति सपनों का घर कहलाता है। ऐसे ही सपनों का घर पापा जी और मम्मी जी ने बनवाया था, जिसको एक नालायक पुत्र ने कौड़ियों के दाम बेच दिया था। भावनाओं का कदर वही कर सकता है जिसके अंदर मनुष्यता मरती नहीं है, लेकिन जिसकी जमीर मर चुकी हो, उससे किसी प्रकार की आत्मीयता की आशा किया जाना निर्थक होता है। अनुपम भैया और मंजरी भाभी जैसे लोग इसी श्रेणी में आते हैं। इस मनहूस खबर से हुए कष्ट की उदासी अंतर्मन में दबाए हुए मम्मी जी और मैं जैसे ही चलने लगे, अनुपम भैया ने मम्मी जी से कहा कि मम्मी, जब आप जा ही रही हैं तो ये चेक भी लेते जाइए। लौटते समय बैंक में इसको डाल दीजिएगा। लोकल का चेक है, इसलिए आज ही क्लियरेंस हो सकता है। खाते में पैसे आने के बाद कल चलकर हम लोग मकान की रजिस्ट्री करा देंगे। मम्मी जी ने अनुपम भैया से चेक ले लिया। थोड़ी देर में हम लोग बैंक पहुंच गए थे। रास्ते भर मम्मी जी बिल्कुल शांत बैठी रही, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बैंक में पहुंचते ही बैंक मैनेजर मम्मी जी से बोला, मैडम, सर के बारे में जानकारी मिलने पर मुझे हार्दिक कष्ट हुआ था। मैं तो आपको फ़ोन करने वाला था। अच्छा हुआ आप स्वयं आ गई। 5 साल पहले सर ने अपने अकाउंट से 1 करोड़ की एफडी करवाई थी, जो मैच्योर हो गई है। पैसे सर के अकाउंट में आ गया है। उन्होंने अपने अकाउंट में नॉमिनी आपको बनाया है, इसलिए उनके अकाउंट का सारा पैसा आपको मिलना है। बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज है, आप उसको पूरा कर दीजिए, जिससे सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मेरे लिए बहुत ही बेहतर है कि आपका भी एक अकाउंट इसी बैंक में है। इस प्रकार मम्मी जी ने बैंक का सारा काम निपटाकर हमारे साथ एक संयुक्त खाता खुलाकर 20 लाख रुपए उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। बैंक का सारा काम निपट गया था। अनुपम भैया के द्वारा दिया गया मकान की बिक्री का चेक भी बैंक में जमा करा दिया गया था। मम्मी जी ने मुझसे कहा कि बेटा श्याम, गाड़ी निकालो, अब हम लोग चलते हैं। वो गाड़ी में आकर चुपचाप गंभीर मुद्रा में बैठ गई थी। ये इस बात का परिचायक था कि अनुपम भैया के द्वारा मकान बेच दिए जाने के कारण उनको गहरा सदमा लगा था। बैंक में भी वो काम भर की ही बात बोल रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर मम्मी जी से पूछा था कि कहीं और तो नहीं चलना है। मम्मी जी ने कहा कि नहीं बेटा, सीधे घर चलो। रास्ते में भी वो चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। तब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने इनको समझाने का प्रयास करते हुए इनसे कहा कि मम्मी जी, आप व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। 1 सप्ताह बाद आप अनुपम भैया के साथ अमेरिका ही चली जाएंगी। हो सकता है वहां पहुंचने के बाद अनुपम भैया और मंजरी भाभी का व्यवहार आपके प्रति कोमल हो जाएगा। वहां आपके 2 पोते भी होंगे, उनके साथ भी आपका मन बहला रहेगा। मेरा इतना कहने पर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा श्याम, तुम मुझको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हो। मुझे मालूम है कि तेरे पापा जी के द्वारा बनवाए गए उस मकान के बिक जाने से मुझसे भी अधिक कष्ट तुझे हो रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि तू दिन रात मकान बनवाने में 1 साल तक अपना पसीना बहाता रहा। मम्मी जी के इतना कहने पर जैसे मेरे हृदय के घाव को किसी ने कुरेद दिया हो, मेरी आंखें सज्जल हो गई थी। मैंने केवल इतना ही कहा कि मम्मी जी, अनुपम भैया ने ये काम बहुत बुरा किया है। उन्होंने दुखी मन से
मुझसे कहा कि बेटा श्याम, आज तेरे पापा कितने दुखी होंगे, कितने उत्साह के साथ बारीकी सी एक एक चीज़ें देखकर उन्होंने अपना मकान बनवाया था। वो अनुपम के कमरे को आधुनिक सुविधा का ध्यान देकर उसे बनवाया था। वो कहते थे कि अनुपम विदेश में रहकर आएगा, इसलिए उसके कमरे को उसी हिसाब से बनवाया जाएगा ताकि वो आकर उसे देखकर चौंक जाए। लेकिन अनुपम ने इस मकान को बेचकर हमेशा के लिए अपने वतन से नाता तोड़ लेने के साथ साथ अपने पापा की भावनाओं को भी चोट पहुंचाई है। यही तो मंजरी भी चाहती थी। मेरा क्या, चंद दिनों की मेहमान हूँ, किसी तरह से समय कट जाएगा। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यही थी कि जहाँ तेरे पापा की अस्थियों का विसर्जन हुआ है वहीं मेरी भी अस्थियां विसर्जित की जाए। मेरे पूर्वज इसी देश में जिए हैं और इसी देश में मरे हैं। मुझे हार्दिक क्लेश है कि अब मेरे आगे की पीढ़ियों का नाता अपने वतन से सदा सदा के लिए टूट जाएगा। मुझे तनिक भी अंदेशा होता कि अनुपम विदेश में जाकर वहीं का हो जाएगा तो मैं उसको विदेश पढ़ने के लिए कभी नहीं भेजती। मेरा पता नहीं किस जन्म का पाप था कि मेरे घर में अनुपम जैसा बेटा पैदा हुआ। इससे बेहतर होता कि हम निसंतान ही रहते। ये एक दुखियारी माँ अपने इकलौते बेटे के बारे में कह रही है। थोड़ी देर बाद हम लोग घर पहुँच गए थे। मम्मी जी गाड़ी से उतरकर सीधे अपने कमरे में चली गई थी। दूसरे दिन मकान खरीदने वाला ब्रोकर पहुँच गया था। अनुपम भैया ने मम्मी से जाकर बताया कि मम्मी, हम लोगों को कचहरी चलना होगा। आप मकान के सारे पेपर लेकर हमारे साथ कचहरी चलिए, जिससे मकान बिक्री का कार्य आज पूरा हो जाए। अभी बहुत काम बाकी है और समय बहुत कम है। मम्मी जी ने अपने मोबाइल से मुझको फ़ोन किया और बताया कि बेटा कचहरी चलना है, इसलिए तो जल्दी आ जा। थोड़ी ही देर में मैं वहाँ पहुँच गया था। अनुपम भैया मम्मी जी से बोले कि मैं गाड़ी चला दूंगा, शाम को वहाँ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मम्मी जी ने अनुपम भैया से कहा कि नहीं बेटा, गाड़ी श्याम ही चलाएगा। अनुपम भैया की दृष्टि में मैं एक खलनायक के समान हो गया था। मैं उनकी आंखों में कांटे के समान चुभने लगा था। लेकिन मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए वो मुझे भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। थोड़ी देर में हम लोग कचहरी पहुंच गए थे। मकान खरीदने वाले ब्रोकर ने पहले ही वकील की व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए हम लोगों के पहुंचते ही मकान की रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। कुछ ही घंटों में मम्मी जी और पापा जी के सपनों का वो बंगला पराया हो गया था। लौटते समय मम्मी जी जब गाड़ी में बैठी तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसको देखकर अनुपम भैया ने मम्मी जी को समझाने का प्रयास करने लगे और उनसे बोले कि मम्मी जी, एक मकान बिक जाने से आप इतना इमोशनल क्यों हो रही है? अमेरिका में मैं आपको इससे भी अच्छे बंगले में रखूंगा। अनुपम भैया की ये बातें मम्मी जी को जैसे तीर की भांति चुभ गई थी। उनको क्रोध आ गया था। वो तेज आवाज में अनुपम भैया से बोली, बेटा, मुझे अफसोस है कि तू विदेश जाने के बाद माता पिता के इमोशन क्या होते हैं ये भी भूल गया है। तू चाहे मुझे राजमहल में रखेगा, लेकिन तू उस मकान से जुड़ी हुई मेरी और अपने पापा की यादों और भावनाओं को वापस कर पाएगा? क्या तू अपने देश की मिट्टी मुझको वहाँ दे पाएगा? क्या तू अपने पूर्वजों का गांव संग्रामपुर वहाँ दे पाएगा? क्या तू गांव के बगल बह रही गंगा मैया के पवित्र धारा का प्रभाव वहाँ कर पाएगा? मम्मी जी की बातें सुनकर अनुपम भैया बिल्कुल शांत हो गए थे। थोड़ी देर में हम लोग उस घर में पहुँच गए थे जो चंद घंटों पहले अपना था, लेकिन अब वो किसी दूसरे का हो गया था। अनुपम भैया कचहरी से लौटकर आते ही मंजरी भाभी को खुश करने के लिए बताया कि मकान का काम हो गया है, अब बैंक के सारे काम कल निपटाएंगे। दूसरे दिन अनुपम भैया ने मम्मी जी से कहा कि मम्मी, अब बैंक का काम निपटाना है। आपके बैंक के अकाउंट में जो भी पैसे हो उसको मेरे नाम कर दीजिए, जिससे सारा पैसा अमेरिका में मेरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। कल चलकर हम लोग इस काम को भी निपटा लेंगे, क्योंकि अब हमको अमेरिका जाने के लिए अब केवल 3 ही दिन बचे हैं। 1-2 दिन में घर का सारा सामान डिस्पोज हो जाएगा। तब हम लोग पूर्ण रूप से निश्चित होकर यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। मम्मी जी को अनुपम भैया के एक एक शब्द विष के समान कड़वा लग रहा था, लेकिन बेचारी अनुपम भैया की बातें मान लेने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। उनके चेहरे के हाव भाव यही बता रहे थे कि जैसे उनको कोई लूट रहा हो और वो लूटते हुए खुद को देख रही हो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी।
दूसरे दिन अनुपम भैया मम्मी जी को लेकर बैंक पहुंच गए थे। गाड़ी में ही चला रहा था। बैंक में बैठकर उन्होंने मम्मी जी के खाते में मौजूद करोड़ों रुपए अपने नाम ट्रांसफर कर लिया था। इस प्रकार अनुपम भैया ने मंजरी भाभी के इशारे पर पापा जी के जीवन भर की मेहनत की कमाई को हड़प लिया था। करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, लाखों रुपए के गहने पा जाने के बाद मंजरी भाभी फूली नहीं समा रही थी। ये सब एक नालायक पुत्र के द्वारा जन्म देने वाली माँ के साथ विश्वासघात के कारण ही संभव हो पाया था। सब कुछ अर्जित कर लेने के बाद अब मंजरी भाभी का मन एक पल के लिए भी इंडिया में रुकने का नहीं था। उनका बस चलता तो अगली फ्लाइट से अमेरिका के लिए उड़ जाती। उनका टिकट 2 दिन बाद का था, लेकिन 2 दिन बाद भी वो जा पाएगी, इसमें भी शहंशाह बना हुआ था, क्योंकि मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट बन नहीं पाया था। अनुपम भैया ने उनका वीज़ा और पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था, जिसकी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो नहीं पाई थी। मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट मिलने में कम से कम 2 सप्ताह का समय और लग सकता था। इसलिए अनुपम भैया ने मंजरी भाभी से कहा, मंजरी, मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट नहीं बन पाया है, इसलिए हम लोगों को 2 सप्ताह किसी होटल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि बंगला बिक गया था। बंगले के सारे सामान बिक गए थे। अब उन लोगों के पास होटल में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंजलि भाभी को जैसे ही पता चला कि 2 सप्ताह और रुकना पड़ेगा, वो अनुपम भैया के ऊपर भड़क उठी। मम्मी जी की सारी धन दौलत उनके हाथ लग चुकी थी। अब उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वो एक बार फिर अपने पुराने आचरण को दिखाने लगी थी। वो अनुपम भैया से तेज आवाज में कहने लगी कि अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते हैं, आप टिकट कैंसिल मत करिएगा। अनुपम भैया के ऊपर वो इतनी तेज हावी हो गई थी कि वो सारी मर्यादा को ताक पर रखकर सबके सामने ही अनुपम भैया को तेज स्वर में डांटने लगी। पता नहीं क्यों अनुपम भैया उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। उनकी इस कमजोरी का मंजरी भाभी पूरा लाभ उठाती थी। इतना सब होने के बावजूद भी अनुपम भैया प्रत्येक दशा में माँ को अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने मंजरी भाभी से कहा कि मंजरी, पूरी गृहस्थी तो हम लोगों ने बेच डाली है, अब मम्मी जी अकेले यहाँ कहाँ रहेगी। मम्मी जी को साथ ले जाना हमारी मजबूरी है, हम उनको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आखिर वो मेरी माँ है, तुम ही बताओ इसका और विकल्प क्या हो सकता है। मंजरी बोली, जिस माँ के प्रति तुम इतना प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि इन्हीं माँ की दृष्टि में आपकी हैसियत एक नौकर से भी कम है। इसमें विकल्प पूछने जैसी कौन सी बात है। आजकल तमाम अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम बन गए हैं। मात्र 2 हफ्ते की ही तो बात है। अपनी मम्मी जी को वहीं रख दीजिए। जब उनका वीजा और पासपोर्ट बन जाएगा, आप आकर उनको ले जाना। मंजरी भाभी के मुख से निकले इन विशेले शब्दों को सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंजरी भाभी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जैसे उन्होंने मम्मी जी को वृद्धाश्रम में रखने के लिए अनुपम भैया से कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सारे लिहाज को त्यागते हुए उनको तेज आवाज में डांटते हुए कहा, खबरदार मंजरी भाभी, अगर दोबारा अपने मम्मी जी को वृद्धाश्रम में रखने के लिए अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सुना था कि इंसान के अंदर नैतिकता का ह्रास हो जाने से कभी कभी राह भटक जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है, लेकिन वो इतना पतित हो जाते हैं जितना कि आप, ये मैंने पहली बार देखा है। जिस माँ का आपने सब कुछ लूट लिया, उसी माँ को आप अनाथ समझकर वृद्धाश्रम में रखने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय करते हुए क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कार नहीं रही है? क्या आपको महाकाल से भी डर नहीं लगता है? जैसा करोगी वैसा भरोगी। जैसा आप मम्मी जी के साथ व्यवहार कर रही है, जब आपके बच्चे वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे, तब एक माँ के दर्द और उसकी पीड़ा का भान होगा आपको। आपके भी माता पिता जीवित हैं, क्या उनके बारे में भी आप ऐसा ही सोच सकती हैं? गुस्से में मैंने अनुपम भैया को भी खूब लताड़ा था। मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, आज मेरे हृदय में जो भी स्नेह आपके प्रति था, अब सब समाप्त हो गया है। वैसे भी जिस दिन आपने पापा जी के सपने के मंदिर के समान बंगले को कौड़ियों के दाम बेच दिया था, उसी दिन से आप मेरी नज़रों में गिर गए थे। आपको जरा भी लज्जा नहीं आ रही कि जिस माँ ने आपको पाल पोस कर इस लायक बनाया, उसी माँ के बारे में आपकी पत्नी के आचरण को आप सहन कर रहे हैं। ये कैसी पत्नी भक्ति जो माँ के वात्सल्य से भी बड़ा हो जाए।
मेरी कड़वी बातें उनको हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे बीच में ही टोकते हुए गुस्से में पागल होकर पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने मुझको फिर एक बार शब्द कहते हुए बोले कि नालायक, बदतमीज, अब तेरा हमारा कोई संबंध नहीं है। तू किस हक से मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हो? अभी मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, वरना स्थिति गंभीर हो जाएगी। फिर मैंने भी उनको जवाब दिया कि अब आप मुझको क्यों जाने के लिए कह रहे हैं? अब तो ये मकान किसी दूसरे का हो गया है, आप खुद यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। एक बात आप दोनों पति पत्नी को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि मम्मी जी कोई अनाथ महिला नहीं है जो वृद्धाश्रम में रहने के लिए जाएगी। अभी उनका ये बेटा श्याम किशोर इस लायक है कि अपनी माँ को इज्जत के साथ अपने घर में रख सकता है। उसी आवेश में मैंने मम्मी जी से कहा कि आप इन लोगों का घटियापन देख लीजिए। मुझको ये आशंका पहले से ही हो रही थी और मैंने आपको बताया भी था। मेरी शंका सही साबित हो गई। आज वही सामने घटित हो रही है। इन लुटेरों से कह दीजिए इनको जहाँ जाना है वहाँ जाए, आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। मेरी बातें सुनकर वो बोली कि बेटा, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। तुम्हारे साथ मुझे रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसी कॉलोनी में मैं वर्षों रह चुकी हूँ। उस कॉलोनी में अधिकांश लोग मुझको जानते हैं। जब मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे जो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए बेटा, 2 सप्ताह की ही तो बात है, किसी वृद्धाश्रम में रह लेंगे। 2 सप्ताह बाद अनुपम मुझको वहाँ से आकर ले जाएगा। इसलिए आप लोग आपस में झगड़ा मत करो। मम्मी जी का कोमल मन अभी भी अपने पुत्र के प्रति आशा भरी दृष्टि से देख रहा था। उनको ये आशा और विश्वास था कि अनुपम भैया उनको आकर ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों के दुराचरण से मुझको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अनुपम भैया अमेरिका चले जाने के बाद दोबारा लौटकर मम्मी जी को लेने के लिए इंडिया आएंगे। जो पुत्र अपने पिता की बीमारी में माँ के बार बार बुलाने पर भी नहीं आया था, क्या वो दोबारा इनको लेने के लिए आएगा? इसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि वो मंजरी भाभी के गुलाम हो गए थे। मंजरी भाभी मम्मी जी के सामने ही अनुपम भैया से ऐसा व्यवहार कर रही थी, तो वो अमेरिका लौट जाने के बाद उनके ऊपर इंडिया वापस ना जाने के लिए पूरा दबाव डालेगी। अनुपम भैया के प्रस्ताव को मम्मी जी के दोबारा मान लिए जाने से मैं विवश हो गया था। उनके इतना कहते ही अनुपम भैया को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। वो तुरंत मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे कि माँ, आपका वीज़ा पासपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर बन जाएगा। आप निश्चित रहिए, हम लौट कर आएंगे और आपको अमेरिका ले चलेंगे। इन लोगों के षड्यंत्र में मम्मी जी को फंसते हुए देखकर उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही साथ दया की भावना भी थी। घर के ही चिराग ने ही घर में आग लगा दी थी। ये देखकर मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। खैर, नियति ने उनके भाग्य में जो लिखा था वही घटित हो रहा था। उन लोगों ने इनको वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया और दूसरे दिन अमेरिका के लिए चले गए थे। श्याम किशोर ने पूरी कहानी सुना देने के बाद प्रभाकर जी से कहा कि प्रभाकर जी, आज लगभग 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अनुपम भैया का वो 2 सप्ताह का समय अभी भी नहीं बीता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उन लोगों ने इनसे बात ही करना बंद कर दिया है। इससे इनके मन को गहरा धक्का लगा है। इसलिए ये जब किसी पति पत्नी को साथ में आया हुआ यहाँ देखती है, तब इनके व्यथित आत्मा को बहुत कष्ट होता है। ये उन्हीं दिनों को याद कर अपने कमरे में चली आती है। मैंने इनसे कई बार कहा था कि मम्मी जी, आप चलिए, आदर सहित मेरे घर में रहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। मुझ जैसे एक अनाथ को माँ के समान स्नेह देने वाली मम्मी जी के प्रति मेरा प्यार मुझको यहाँ खींच लाता है। प्रत्येक सप्ताह बिना नागा यहाँ पर आता हूँ। इनको जब भी मेरी आवश्यकता होती है मुझको फ़ोन कर देती है। इनके एक फ़ोन पर मैं दौड़ा चला आता हूँ। पापा जी की मृत्यु के बाद मम्मी जी को पारिवारिक पेंशन के रूप में अच्छी धनराशि मिल जाती है। इनको किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है, लेकिन वृद्ध अवस्था में अपनों का प्यार वृद्धजनों के लिए एक टॉनिक के समान कार्य करता है। प्रभाकर और सोनिया को दमयंती जी के साथ अपने पुत्र और पुत्र वधू के द्वारा किए गए विश्वासघात की घटना को सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इकलौता पुत्र अपनी माँ से ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। श्याम किशोर के द्वारा बताई गई कहानी को सुनकर दमयंती के सामने वही घटनाएं नजर आने लगी थी।
इसलिए उनके आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। प्रभाकर जी की पत्नी सोनिया ने उनके बगल में बैठकर उनके आंसू पोंछते हुए उनसे कहने लगी कि माँ जी, आपके साथ जो बीता है वो अकल्पनीय और मन को झकझोर देने वाला है। लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है उनको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। आप उनके लिए व्यर्थ में आंसू बहा रही है। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से आप प्रभाकर और मेरे लिए माँ के समान है। कोई आवश्यक नहीं है कि खून के रिश्ते ही मजबूत होते हैं। मेरा मानना है कि भावनात्मक रिश्ते जिसमें अंतर्मन का प्रेम छिपा होता है वह रिश्ते खून के रिश्ते से भी बढ़कर होते हैं। मेरी इच्छा है कि आप वृद्धाश्रम को छोड़कर हम लोगों के घर में हमारे साथ रहे। इतना कहकर सोनिया ने प्रभाकर की ओर देखते हुए पूछा कि क्यों प्रभाकर, आपका क्या विचार है? प्रभाकर ने सोनिया से कहा कि सोनिया, तुम्हारे नेक विचार को सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। हम लोग माँ जी को अपने घर ले चलेंगे। प्रभाकर और सोनिया के दोनों बच्चे 4 साल का सोनू और 6 साल का मोनू बाहर अन्य वृद्ध महिलाओं से खेलने में व्यस्त थे। लेकिन जब पापा मम्मी को काफी देर से कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तब वो दोनों दौड़कर कमरे में आ गए। सोनिया ने अपने बच्चों का परिचय दमयंती जी से करवाया। वो बच्चों से बोली कि बेटा, दादी जी को प्रणाम करो। छोटी उम्र में ही दोनों बच्चों को प्रभाकर एवं सोनिया ने अच्छे संस्कार दिए थे। वो दोनों बच्चे दमयंती जी का पांव छूते हुए उनसे बोले कि दादी जी प्रणाम। दमयंती जी के लिए ये एक सुखद पल था। उन दोनों बच्चों के निश्चल प्रेम को देखकर दमयंती जी ने उन दोनों बच्चों को अपने गले लगा लिया। सोनिया का छोटा बेटा 4 साल का सोनू कुछ अधिक चंचल है। उसने तुरंत ही दमयंती जी से तोतली आवाज में अपने मन की शिकायत कर डाली कि दादी जी, सब लोग मेरे साथ खेलते हैं लेकिन आप क्यों नहीं खेलती है? चलिए मेरे साथ खेलिए ना। उस बच्चे की मीठी आवाज को सुनकर दमयंती जी सारे दुखों को पल भर के लिए भूल गई। वो बच्चों से बोली, हाँ बेटा, हम आपके साथ जरूर खेलेंगे। चलिए हम लोग बाहर खेलते हैं। प्रभाकर के दोनों बच्चे दमयंती जी के साथ खेलने लगे। ये दृश्य देखकर वृद्धाश्रम में रहने वाली सभी लोग आश्चर्य में पड़ गई कि आज ऐसा क्या चमत्कार हो गया है कि दमयंती जी इन बच्चों के साथ खेलते हुए हंसी ठहाका लगा रही है। ये दृश्य देखकर श्याम किशोर की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। आज वर्षों बाद उसने मम्मी जी को प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए देखा है। वृद्धाश्रम में प्रभाकर और सोनिया को आए काफी समय व्यतीत हो गया था। वो चलने की तैयारी करने लगे थे। उन्होंने दमयंती जी से अपने घर चलने के लिए पुनः आग्रह किया लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। श्याम किशोर ने भी उनको बहुत समझाया। प्रभाकर एवं सोनिया उनको घर ले जाने की जिद करने लगे थे। तब दमयंती जी प्रभाकर और सोनिया के आत्मीय व्यवहार और प्रेम भरे आग्रह को ठुकरा नहीं पाई थी। 2 नन्हे मासूम बच्चों के उनके प्रति लगाव भी एक कारण बन गया था, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात प्रभाकर और सोनिया दमयंती जी को अपने साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए थे। उनको छोड़ने के लिए श्याम किशोर भी उनके साथ हो लिया था। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही दमयंती जी एवं श्याम किशोर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो लोग प्रभाकर जी के घर को देखकर चौंक गए क्योंकि ये दमयंती जी का वही बंगला था जिसको अनुपम ने एक ब्रोकर को बेच दिया था। दमयंती जी ने प्रभाकर से पूछा कि बेटा, ये मकान तुम्हें कहाँ से मिला? प्रभाकर ने बताया कि माँ जी, इस मकान को मैंने 4.5 वर्ष पूर्व एक ब्रोकर से 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही है? तब दमयंती जी ने प्रभाकर को बताया कि बेटा, ये मेरा वही बंगला है जिसको मेरे बेटे अनुपम ने 80 लाख रुपए में बेच दिया था। ये सुनकर प्रभाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि माँ जी, ये मेरे लिए कितनी सुखद बात है कि एक बेटे ने आपके सपने के बंगले को बेच दिया था लेकिन आपके दूसरे बेटे ने उसको पुनः खरीद लिया है। आपका मकान अब आपको वापस मिल गया है। ये मकान मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा है। इस मकान में जब से मैं आया हूँ मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रही है। लेकिन ये मेरे लिए और भी सुखद है कि आज इस मकान की वैभव लक्ष्मी पुण्य इस मकान में वापस आ गई है। इस प्रकार दमयंती जी को प्रभाकर और सोनिया के रूप में
बुढ़ापे का एक सहारा मिल गया था। वो लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्याम किशोर का भी आना जाना लगा रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।